वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न। ठीक है, ये जो मैं आपको प्रश्न कराने वाली हूँ ये हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ध्यान से करने हैं और इनको बाद में समझना भी है। ठीक है, अगर आप समझ कर याद रखते हैं तो आपको याद रहते हैं। अगर आप रटते हैं इन प्रश्नों को तो ये ज़्यादा देर तक याद नहीं रह पाते। ठीक है, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप सी टेट की कर रहे हो, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। यानी कि प्रश्न है, जो एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया था, आपको इसके सिद्धांत का नाम याद रखना है। एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्या दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने, उसमें जो अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, उन अवस्थाओं से ये प्रश्न है। ठीक है, यानी कि एक बालक है जो बहुत ज़्यादा पहल भी करता है, सशक्त भी है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर दोष भावना भी आ जाती है। यानी कि पहल भी कर रहा है और उसके बाद दोष भावना भी आ जाती है। तो वह कौन सी अवस्था है जिसके अंतर्गत यह होता है? ठीक है, वो आपको बताना है। 18 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन बी है कि 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, या ऑप्शन सी है 6 से 12 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी है किशोरावस्था। आंसर क्या है वो आपको बताना है। यानी कि हमारा आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। यानी कि बच्चा पहल भी कर रहा है, फिर उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके अंदर वो दोष भावना पनप जाती है। तो वह ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंतर्गत यह होता है? तो वह है 3 से 6 वर्ष तक। यानी कि अगर बच्चा 3 से 6 साल तक का है तो उसके अंदर ये देखा जा सकता है। ठीक है, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? फिर से आप रिवाइज कीजिए। एरिक्सन ने दिया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 8 बताई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी आप एक बार देख लीजिए। अगर इस टॉपिक से दोबारा प्रश्न बनता है तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये है मनोवैज्ञानिक एरिक्सन, जिन्होंने जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, जो मनोसामाजिक विकास जो सिद्धांत दिया है वो एरिक्सन ने ही दिया है। ठीक है, देखिए फटाफट से हम एक बार नज़र डाल लेते हैं अवस्थाओं पर। तो जो जन्म से 2 वर्ष की होती है वो होती है अविश्वास की अवस्था। फिर आती है 3 से 4 वर्ष स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड, यानी कि 5 से 6 वर्ष तक आत्मबल या अपराध भाव की अवस्था। उसके बाद आती है 7 से 12 वर्ष, यानी कि परिश्रमहीनता की अवस्था। ठीक है, उसके बाद 13 से 18 वर्ष तक पहचान, भूमिका और द्वंद्व की अवस्था। फिर है 19 से 35 साल तक घनिष्ठता होती है या फिर अलगाव होता है। और फिर 7th है 36 से 55 तक, तो वह उत्पादकता होगी या फिर निष्क्रियता। और 8th है आपकी 55 वर्ष से ऊपर, तो या फिर ईमानदारी होगी या फिर निराशा। ठीक है, जो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं, मैंने आपको सिद्धांत का नाम बता दिया, मनोवैज्ञानिक बता दिए, 8 अवस्थाओं के नाम बता दिए। एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव। यानी कि एक तरफ जब जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है तो विश्वास हो सकता है, अगर वो नहीं हुआ तो अविश्वास। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे एज के हिसाब से। ठीक है, हमसे प्रश्न में जो पूछा था वो आप एक बार देख लीजिए। आंसर है 3 से 6 वर्ष तक का जब बालक होता है तो या तो पहल करता है, अगर सफल नहीं हो पाता तो उसके अंदर दोष की भावना आ जाती है। ठीक है, इतना आपने सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, परिवार का वातावरण है, धार्मिक वातावरण होगा, या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। तो जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको जो प्रभावित नहीं करता है, इनमें से 3 ऑप्शन तो हैं जो करते हैं और एक होगा कि जो नहीं करेगा। आपको ध्यान से इसे पढ़ना है और बताना है। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर।
तो इसका आंसर होगा धार्मिक वातावरण। ठीक है, धार्मिक वातावरण से तो एक पॉजिटिवनेस मिलती है ना। ठीक है, इसमें जो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो वो होगा धार्मिक वातावरण। लेकिन परिवार का वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो बच्चे को इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके मानसिक विकास पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। परिवार की सामाजिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तब भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर इसका असर दिखाई देगा। ठीक है, उसकी बात आती है परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चा गरीब है, अमीर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमसे नोट पूछा था और हमने इसका आंसर बता दिया है, वो है धार्मिक वातावरण। ठीक है, आप चेक करते जाइए आपके कितने सही जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किसके हिसाब से चल रही है। ठीक है, कितने मार्क्स आप गेन कर पा रहे हैं ये आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है कि नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। ठीक है, आपने मनोवैज्ञानिक के नाम पढ़े होंगे, उसमें एक नाम आता है कोहलबर्ग। क्या है? कोहलबर्ग। ठीक है, आपने सुना ही होगा। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलबर्ग ने यही सिद्धांत दिया था, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत कि बच्चे में किस एज के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट होता है। ये जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। नैतिक विकास के जो सिद्धांत दिया है वो कोहलबर्ग ने दिया है। अगर उसका नाम बदल कर आता है तो आपसे यही पूछा जाएगा कि नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको बताना है कोहलबर्ग। अगर आप एरिक्सन की बात करें, आप इसके 3 ऑप्शन और देख लीजिए ताकि आपको ये इसके साथ साथ आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे। ठीक है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको एक प्रश्न ही कराना है, ऑप्शन से भी आप प्रश्न बनाकर करिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, देखिए अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो अभी हमने क्या देखा था कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये दिया था। उसके बाद सिगमंड फ्रायड की बात करें तो सिगमंड फ्रायड ने भी एक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? याद कीजिए, उनके सिद्धांत का नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रायड को इस सिद्धांत का आपको नाम याद हो गया। उसके बाद पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उसका सिद्धांत का नाम क्या है? याद कीजिए, उन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था और एक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत देने के बाद उनके सिद्धांत का नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से आपके सिर्फ एक ही प्रश्न तैयार नहीं हुआ है, आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए और आपको इनके सिद्धांतों के नाम भी याद हो गए। ठीक है, सबसे पहले कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत और पैवलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर किया था, आपको याद होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रश्न तैयार हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। देखिए, आपको सिद्धांत के नाम भी याद रखने हैं और किन मनोवैज्ञानिकों ने किन पर प्रयोग किया है आपको उनका भी नाम याद रखना है। और अगला प्रश्न देखिए उसी से संबंधित है, आपको प्रयोग का नाम बताना है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किया था तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था, मैकडूगल ने किया था, मेंडल ने किया था या फिर पावलोव ने किया था? अभी आपको बताया है कि पावलोव ने कुत्ते पर किया था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं होगा आप उस पर क्रॉस लगाकर आप अपने 3 ऑप्शन को चेक कीजिए। क्या कार्ल पियर्सन ने किया है? मैकडूगल ने किया है? क्या मैकडूगल ने कोई वंशानुक्रम से संबंधित कोई सिद्धांत दिया है? मैकडूगल ने तो मूल प्रवृत्ति बताई है। ये देखिए, मैकडूगल ने क्या बताया है? मूल प्रवृत्ति। एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, 1 मिनट देखिए, एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो गया है कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति बताई थी। तो मूल प्रवृत्ति कितनी बताई थी? 14 बताई थी। ठीक है, इसलिए मैकडूगल नहीं होगा और पावलोव नहीं होगा। तो बचे हमारे 2 ऑप्शन, कार्ल पियर्सन या मेंडल। तो जो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है मेंडल ने, और मेंडल ने चूहों पर प्रयोग करके बताया था कि वंशानुक्रम किस प्रकार से। ठीक है, वंशानुक्रम से संबंधित जो सिद्धांत दिया था वो मेंडल ने किया था।
मेंडल ने एक तो मटर पर प्रयोग किया था, ठीक है, मटर के पौधों पर, और एक किया था चूहों पर, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ से 2 प्रश्न तैयार हो गए, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया है मेंडल ने। और किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज होना, सामाजिक होना, आसानी से चिढ़ने वाला होना, या ऊर्जा का उच्च स्तर, ठीक है। बताइए क्या होगा? ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, आपसे नॉट पूछा है। आप जब भी पेपर देने जाएं तो आपसे ये कन्फ्यूज़न हो ही जाती है कि आपसे पॉजिटिव पूछा है, यस पूछा है या नो पूछा है। तो आपको एक बार अंडरलाइन करनी है ताकि आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, यानी कि 3 तो हैं जिसमें बच्चा एनर्जेटिक है और 1 है जिसमें बच्चा एनर्जेटिक नहीं है। अगर बच्चा खुशमिजाज है तो भाई एनर्जेटिक होगा, सामाजिक है, सोशल है, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आसानी से चिढ़ने वाला है तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है। आपको एक नेगेटिव मिल गया, अपना आंसर मिल गया। यानी कि अगर बच्चा खुशमिजाज होगा या सामाजिक होगा, सोशल होगा ज़्यादा, या फिर ऊर्जा का उच्च स्तर है, तब तो है। हमसे ऊर्जावान ही तो पूछा है। डी तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है, पॉजिटिव है, बी भी सही है, पॉजिटिव है, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला बालक ऊर्जावान नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से होती है कि 16 वर्ष की आयु से होती है, 12 वर्ष की आयु से होती है, या 18 वर्ष की आयु से होती है? किशोरावस्था, एडोलसेंस, बताइए। अगर इसमें एक ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि आपसे मनोवैज्ञानिक का नाम देकर भी पूछ सकता है कि इनके अनुसार बताइए कि किशोरावस्था किस एज से शुरू होती है। और जब तक आपसे किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं पूछा है तब तक आप एक कॉमन वर्गीकरण मानकर ही प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से होती है कि 16 वर्ष की आयु से होती है कि 12 वर्ष की आयु से है या फिर 18 वर्ष की? आपके प्रश्न का आंसर है 12 वर्ष की आयु से, ठीक है। अगर आप बात करें बाल्यावस्था की तो बाल्यावस्था होगी आपकी 6 से 12। तो 6 से 12 में आपका अगर ऑप्शन ए है कि 10 वर्ष की आयु से, तो ये तो नहीं होगा अगर आपको बाल्यावस्था की भी एज याद है तो, ठीक है। अगर आप 16 वर्ष की आयु से बात करें तब भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी किशोरावस्था प्रारंभ होती है वो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, अगर आप कॉमन वर्गीकरण मानकर चल रहे हैं। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखेंगे तो अलग अलग है, ये मैं आपको कॉमन बता रही हूँ, ठीक है। तो किशोरावस्था जो प्रारंभ होती है वो होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, ठीक है। प्रारंभ पूछा है हमसे तो हम 12 वर्ष को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक प्रश्न है आपके सामने, फटाफट से उसका उत्तर दीजिए कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? यानी कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सूरज मेरे साथ साथ मुड़ रहा है, ठीक है। बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? बताइए। परा अहम केंद्रीयता या सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व। स्थैर्य यहाँ लिखा हुआ है, स्थायित्व आएगा, ठीक है, आप इसे कर लेना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, ठीक है। बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? आंसर होगा सजीव चिंतन। यानी कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सूरज उसके साथ साथ चल रहा है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो आंसर है सजीव चिंतन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यह दिया है जीन प्याजे ने। ये चारों ही शब्द जो बताए हैं वो जीन प्याजे ने अपनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है।
जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें परा अहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन और वस्तु स्थायित्व, यानी कि वस्तु के ना होने पर भी वस्तु का स्थायित्व उसके माइंड में बन जाता है, तो वो होता है वस्तु स्थायित्व, और ये जन्म से 2 वर्ष में होता है। ठीक है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 बताई थी। उन्हीं के ये गुण दिए हुए हैं। ठीक है। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें हैं, ये सजीव हैं। ठीक है। इसलिए यह जो चिंतन है वो है सजीव चिंतन। ठीक है। परा अहम केंद्रिता क्या होती है? ये होती है कि अगर बच्चा, उसके बाद आ जाती है केंद्रिता। मैं आपको ये एक बार डिटेल में जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा दूँगी, उसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं। मैं आपको एक बार इनके बारे में बहुत डिटेल है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है। तब तक आप इसका आंसर याद रखिए, वह है सजीव चिंतन। चलिए नेक्स्ट है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नॉम चॉम्स्की ने, या फिर E.C. टॉलमैन ने। यानी कि भाषा से संबंधित है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं और जन्मजात भी होते हैं। तो ये किसने कहा? देखिए इसका जो आंसर है वो है नॉम चॉम्स्की, और नॉम चॉम्स्की ने ही भाषा का विकास का जो सिद्धांत दिया था, उसी से ये प्रश्न है। ठीक है। सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, ये नॉम चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, सिद्धांत का नाम याद रखना है। अगर हम B.F. स्किनर की बात करें, ऑप्शन ए की, मैंने आपको बताया कि मेरा टारगेट आपको एक प्रश्न कराने का नहीं है, ऑप्शन से भी प्रश्न बनाकर आपको कराने का है। ठीक है। तो अब हम ऑप्शन की बारी पे आते हैं। B.F. स्किनर की बात करें तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है अधिगम का, आपको याद होगा। सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। B.F. स्किनर ने दिया है। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि नॉम चॉम्स्की है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन से भी अब अगर हम देखें तो हमें सिद्धांतों के नाम याद रह सकते हैं। ठीक है। वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद E.C. टॉलमैन ने भी दिया है चिन्ह का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने भी सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है। और नॉम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। और हमारा जो प्रश्न था वो भाषा विकास के सिद्धांत से ही था, और हमने उसका आंसर बता दिया नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? निष्पादन मतलब है कि आपको उसमें परफॉर्मेंस करना है। ठीक है। अंक गणितीय होगा, सदृश्यता या समानता होगा, शाब्दिक तर्क होगा, या चित्रपूर्ति। आंसर है चित्रपूर्ति। ठीक है। यानी कि कौन सा बच्चों के लिए बैचलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? आपसे परफॉर्मेंस पूछा था, जिसके अंदर बच्चा परफॉर्म करेगा। ठीक है। एक्टिव रहेगा। तो अगर बच्चा चित्रों की पूर्ति करेगा, जैसे हमने उसे कुछ चित्र दिया है और उससे हम कहें कि आप इसे पूरा कीजिए, तो उसके अंदर बच्चा परफॉर्म करेगा। ठीक है। एक्टिव रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो होगा चित्रपूर्ति। ठीक है। बैचलर बुद्धि मापनी है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना था। चलिए, ये एक परिभाषा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे है, स्किनर है, या हरलॉक है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी कि विकास निरंतर चलता है। ठीक है। और धीमी प्रक्रिया है, यह एक परिभाषा है। किस मनोवैज्ञानिक की है? तो है स्किनर। परिभाषाओं को याद रखिए, उनके मनोवैज्ञानिक को याद रखिए। चाहे आप ट्रिक बनाइए, कोई शब्द ऐसा देख लीजिए जैसे कि इसमें सतत आया है तो सा आया है, तो सा से स्किनर है, ऐसे कोई बनाकर आप याद रखिए, या फिर आप डायरेक्टली समझ कर याद रखिए। किसी भी तरीके से आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। ठीक है। वृद्धि होगा यहाँ आप। ठीक है। चलिए,
बुद्धि से तात्पर्य है बुद्धि यानी कि माइंड, ठीक है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो हमारे इन तीनों ऑप्शन को मिला दे, ठीक है। हमें ऑप्शन डी में आकार, सोच, समझ और कौशल तीनों दिख रहे हैं, और बुद्धि में यही होता है, आकार, सोच होती है, समझ होती है और हमारे कौशलों में वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या वृद्धावस्था है। आपको बताना है कि किस एज में बच्चा ज़्यादा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, क्रोध में रहता है, ज़्यादा गुस्से में रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। आंसर होगा किशोरावस्था। स्टेनले हॉल की डेफिनेशन आपको याद होगी कि स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था वो होती है संघर्ष तूफान की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें तनाव होता है, क्रोध होता है, ठीक है। तो जो तनाव और क्रोध की अवस्था मानी जाती है वो है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 साल। नेक्स्ट है कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का या आर्थिक कारकों का। जो बालक का जो विकास का परिणाम होता है वो दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये वुडवर्ड की डेफिनेशन है, उसी से ये प्रश्न बना है कि जो डेवलपमेंट होता है डी बराबर होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम ही बालक के विकास का परिणाम है। आप केवल वंशानुक्रम नहीं कहेंगे, वातावरण नहीं कहेंगे, दोनों की अंतःक्रिया से ही बच्चे का विकास होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि पियाजे के सिद्धांत का नाम आपको मिल गया। क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। चारों अवस्थाओं के आपको नाम याद होने चाहिए अच्छे से। उसमें जो पहली थी वो यही थी, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। क्या थी? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। उसके बाद आपसे इस प्रश्न में जो पूछा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था या फिर कहो संवेदी क्रियात्मक अवस्था, उसकी आपसे एज पूछी है। जन्म से 2 वर्ष तक होगी, 2 से 7 वर्ष तक होगी, या 7 से 11 वर्ष तक होगी, या फिर 11 से 16 वर्ष तक होगी? बताइए। आंसर की बात करें तो आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष, यानी कि पहली ही अवस्था है और शुरुआत होती है जन्म से, यानी कि जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होगी वो होगी संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। आपको सिद्धांत याद हो गया, सिद्धांत के नाम याद हो गए। उसके बाद आपसे अवस्थाएं पूछे तो आपको बतानी है 4। कौन कौन सी होती हैं? पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आपको चारों के नाम बता दिए। अब चारों की एज सुनिए, ध्यान से सुनिए। संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष है, ये आपसे प्रश्न में पूछी थी, आपको याद हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 से 7 वर्ष तक होगी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी है। तीसरी है 7 से 11 साल तक की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है 11 से 16 साल तक की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आपको चारों की जो एज दी है ये देखिए ऑप्शन में लाइन से दी हुई है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चारों ही आपको लाइन से मिल गई। आपको सिद्धांत का नाम भी मिल गया, पहली अवस्था भी मिल गई, और जो एज है वो ऑप्शन में देखिए बिल्कुल लाइन से दी हुई है, ठीक है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था की जो एज होगी वो होगी जन्म से 2 वर्ष। आज के लिए बस इतना ही। और प्रश्न रह गए हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।